दीदी जरा ग्लास में पानी डाल दो। रेखा ने खाने की मेज के दूसरी ओर बैठी अपनी बड़ी बहन करिश्मा से कहा था। आलस की भी कोई सीमा होती है या नहीं? तुम एक गिलास पानी भी अपने आप डालकर नहीं पी सकती? करिश्मा ने टका सा जवाब दिया था। पानी का जग तुम्हारे सामने रखा था इसलिए कह दिया। भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं खुद ही डाल लूंगी। रेखा उतने ही तीखे स्वर में बोली थी। वही अच्छा है, तुम जितनी जल्दी अपना काम खुद करने की आदत डाल लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। करिश्मा सीधे सपाट स्वर में बोली थी। मैं सब समझती हूँ, इतनी मूर्ख नहीं हूँ। ईर्ष्या करती हो तुम मुझसे। लो और सुनो, मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी तुमसे? बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी का विवाह हो जाए, क्या यह कारण कम है? रेखा तीखे स्वर में बोली थी। पर इससे पहले कि करिश्मा कुछ बोल पाती, उनकी माँ सरिता ने दोनों का ध्यान आकर्षित किया था। तुम दोनों अपने झगड़े से थोड़ा सा समय निकाल सको तो मैं भी कुछ बोलूँ। क्या माँ आप भी मुझे दोष दे रही है? करिश्मा ने शिकायत की थी। मैं किसी को दोष नहीं दे रही बेटी। मैं तो भली प्रकार जानती हूँ कि मेरी 30-30 साल की दोनों बेटियाँ 5 मिनट के लिए भी आपस में लड़े बिना नहीं रह सकती। 30 साल की होने का ताना आप मुझे दे रही है ना? रेखा तो मुझसे 2 साल छोटी है और मैं बड़ी हूँ, तो सारा दोष भी मेरा ही होगा। करिश्मा ने आहत होने का अभिनय किया था। मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। मैं जो कहने जा रही हूँ उसका तुम दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहती हूँ कि मैंने यह सहज या जो कहूँ कि यह देश छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया है। सरिता ने मानो शांत जल में पत्थर दे मारा था। क्या, कहाँ जा रही हैं आप? खाने की मेज पर बैठे पति अजीत के विस्फारित होते नेत्रों को उसने देखा था। रेखा के पति दिनेश का मुंह खुला का खुला रह गया था और दोनों बेटियों की नज़र माँ पर ही गड़ी हुई थी। हमारे बैंक की एक नई शाखा सेल्स में खुलने जा रही है। मैंने वहीं जाकर नई शाखा का कार्यभार संभालने की स्वीकृति दे दी है। हमारे बैंक से और 2-3 कर्मचारी भी साथ जा रहे हैं। सरिता ने अपनी बात पूरी की थी। क्यों उपहास कर रही है माँ? अब इस आयु में आप देश छोड़कर जाएंगी? रेखा हंस पड़ी थी, पर करिश्मा केवल उनका मुंह ताकती रह गई थी। यह उपहास नहीं, वास्तविकता है बेटी। दिन रात की इस कला से मेरा मन घुटने लगा है। मैं शायद माँ की भूमिका सफलतापूर्वक नहीं निभा पाई। तुम दोनों का व्यवहार इसका प्रमाण है। फिर भी मैं कहूँगी कि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया था। करिश्मा की पढ़ाई में कभी कोई रुचि नहीं थी, फिर भी पीछे पड़कर उसे स्नातक तक की पढ़ाई करवाई, कंप्यूटर कोर्स करवाया, 1-2 जगह नौकरी भी लगवाई। पर यह मेरा और उसका, या कहे हम दोनों की बदनसीबी है कि वह अब तक जीवन में व्यवस्थित नहीं हो सकी। तुम्हारे लिए भी मैंने अपना सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया, पर तुमने अच्छी भली नौकरी छोड़कर विवाह कर लिया और अब तुम और तुम्हारे पति दिनेश दोनों बेकार बैठे हैं। सरिता का स्वर बेहद मेरा प्रतीत हो रहा था और ऐसे में आपने हम सबको छोड़कर जाने का फैसला ले लिया। रेखा और करिश्मा ने संवेद स्वर में प्रश्न किया था। यहाँ रखकर भी मैं तुम दोनों के लिए कहाँ कुछ कर पाई। वहाँ थोड़ा अधिक पैसा मिलेगा तो शायद मैं तुम लोगों की कुछ अधिक सहायता कर पाऊंगी। वैसे भी ऐसे अवसर कभी कभी मिलते हैं। वह तो सेशेल्स जैसे छोटे से द्वीप पर कोई जाना नहीं चाहता, वरना तो मुझे जब भी मौका नहीं मिलता। आप कब तक जाएंगी मम्मी जी? दिनेश ने प्रश्न किया था। एक माह तो जाने में ही लग जाएगा, थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। परिवार के अन्य सदस्य को गहरी सोच में डूबे छोड़कर सरिता अपने कमरे में चली गई थी। आराम कुर्सी पर पसरकर सरिता देर तक सुनने में ताकती रही थी। कमरे के अंधेरे में वह काल्पनिक आकृतियों को बनते बिगड़ते देखती रही थी। साथ ही अतीत की अनेक बातें उनके मानस पटल से टकराने लगी थी। क्या हुआ सरिता, इस तरह सिर थामे क्यों बैठी हो? उस दिन उनकी सहेली मनीषा ने सरिता को आंखें मूंदे स्वयं में डूबे देखकर पूछा था। उत्तर में सरिता ने अपनी आंखें खोल दी थी। उनकी डबडबाई आंखें लगातार बरसने लगी थी। क्या हुआ, कुशल मंगल तो है ना? मैंने तुम्हें इस तरह स्वयं पर नियंत्रण खोते कभी नहीं देखा। मनीषा हैरान हो गई थी। तुम स्वयं पर नियंत्रण की बात कर रही हो? मैंने तो अपने सारे जीवन को अनियंत्रित होते देखा है। क्यों, क्या हुआ, कोई विशेष बात? सप्ताह भर से रेखा के फोन पर फोन आ रहे हैं। अपने पति के साथ यही हमारे पास रहना चाहती है, सरिता धीमे स्वर में बोली थी। क्यों, दिनेश का स्थानांतरण यही हो गया है क्या? किसका स्थानांतरण मनीषा? वही हुआ जिसका डर था। फोन पर रेखा बता रही थी कि दिनेश की नौकरी छूट गई है। मुझे तो पहले संदेह था कि वह नौकरी करता भी था या नहीं। अब वह नौकरी नहीं करना चाहता, व्यापार करेगा, और व्यापार उससे मेरे अलावा करवाएगा कौन? एक और आज की बात बताओ तुम्हें,
क्या दिनेश खुद कोई बात नहीं करता? हर बात में रेखा को आगे करता है। पहले उसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रेखा यहाँ अच्छी भली नौकरी छोड़कर गुइयर चली गई। अब दिन में 2-3 बार फोन आता है। मैं सप्ताह भर से समझा रही हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसकी सहायता कर सकूँ, तो रोने लगी। बोली कि आप तो बैंक में अफसर है, क्या कर्ज नहीं ले सकती? अजीत भाई साहब क्या कहते हैं वो क्या कहेंगे? आज तक कुछ कहा है जो अब कहेंगे? उन पर तो जीवन भर व्यापार का भूत सवार रहा, पर व्यापार में कमाया कम और गंवाया अधिक। अब तो उनका शरीर ही साथ नहीं देता। अस्थमा तो पुराना रोग है ही, पर हर दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बेटी दामाद के आने के समाचार से भी उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। वह तो बस अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। फिर तुम क्यों चिंता में घुली जा रही हो? आ रही है तो आने दो। उन दोनों के आने से भला कितना अंतर पड़ जाएगा? मनीषा ने समझाना चाहा था। प्रश्न केवल भोजन कपड़े का नहीं है। व्यापार के लिए पूंजी कहाँ से जुटाऊं? ऊपर से मेरी दोनों बेटियों में बिल्कुल नहीं पड़ती। करिश्मा को कोई वर अपने उपयुक्त लगता ही नहीं। संसार के सबसे अधिक धनवान, सुदर्शन और प्रसिद्ध वर से ही विवाह करेगी वह। हम तो उसके विवाह के उधेड़बुन में खोए थे कि रेखा ने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया। जगहसाई न हो इसलिए हमने परंपरागत रूप से विवाह करवा दिया। वर पक्ष से तो कोई औपचारिकता निभाने भी नहीं आया। विवाह के पहले तो दिनेश बड़े डींगे हाँकता था। विवाह को 6 महीने भी नहीं हुए कि नौकरी छूट गई। घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब वह हमारे शरण में आना चाहते हैं। अब स्थिति यह है कि मेरी नौकरी न हो तो हमारा परिवार भूखों मर जाए। सरिता अपनी राम कहानी सुनाती रही थी। तुम्हारी समस्या तो वास्तव में विकट है। मैं तो केवल सलाह दे सकती हूँ, पर उस पर अमल तो तुम्ही को करना है। मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो कब की भाग खड़ी होती। तनिक सोचो, यदि तुम उन्हें छोड़कर चली जाओ तो क्या वे भूखे मरेंगे? अपना पेट भरने के लिए तो हाथ पर हिलाएंगे ना। मनीषा ने बात सच कही थी, पर सरिता को लगा कि उसकी सलाह मानने की शक्ति उसमें नहीं थी। तुम ठीक कहती हो, मेरी नियति ही ऐसी है। कॉलेज में प्रवेश करते ही माता पिता चल बसे। अपने छोटे भाई और स्वयं को व्यवस्थित करने में मैंने कठिन परिश्रम किया। संतोष इसी बात का है कि उसका जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित है। व्यावसायिक रूप से भी और पारिवारिक तौर पर भी उसे देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है। पर मुझे तो विवाह के बाद भी चैन नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि मेरी दोनों बेटियां अभिशाप बनकर मेरे जीवन में आई है। थकी हारी घर पहुंचती हूँ तो करिश्मा एक प्याली चाय को भी नहीं पूछती। सर्वगुण संपन्न वर न जुटा पाने के लिए शायद वह मुझे दोषी समझती है। सदा मुँह फुला ही रहता उसका। भूल जाओ यह सब सरिता। अपनी ओर से तुमने दोनों बेटियों के लिए कर्तव्य पूरा कर दिया। हो सके तो उन पर जिम्मेदारी डालकर उनमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करो। कभी कभी परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती है, अतः प्रतीक्षा करो। दोनों सहेलियां भोजन करने लगी थी, पर सरिता की विचार श्रृंखला पहले की भांति चलती रही। रेखा आजकल में आने ही वाली थी। दोनों बहनों में एक क्षण को भी नहीं बनती। इस समस्या को कैसे सुलझाए, इसी उपापोह में डूबी थी। मनीषा ठीक ही कहती है कि मेरा घर तो पूरा जायब घर है। इसे सचमुच छोड़कर भाग जाने का मन होता है। सरिता घर पहुंची तो रेखा आ चुकी थी। उसका पति दिनेश टीवी देखने में व्यस्त था, जबकि रेखा अपना सामान खोल रही थी। वह अकेली जान नीचे के गेस्ट रूम में सरलता से रह लेंगी। हम दोनों ऊपर का कमरा ले लेंगे। रेखा सरिता को देखती बदहवास से उठी थी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपना कमरा किसी को नहीं देने वाली। अतिथियों के लिए अतिथि कक्ष होता है, उन्हें वही रहना चाहिए। करिश्मा ने सरिता के कुछ बोलने से पहले अपना निर्णय सुना दिया था। रहने दे रेखा, बड़ी बहन है तेरी, क्यों छेड़ती है बेचारी को? तुम दोनों अपना सामान अतिथि कक्ष में जमा लो। थोड़ा छोटा अवश्य है, पर बहुत हवादार और आरामदायक कमरा है। सरिता ने समझौता करवा दिया था। ठीक है, हमें कौन सा यहाँ जीवन बिताना है, कहीं भी रह लेंगे। दिनेश का काम जमते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें तो बड़ा सा खुला घर चाहिए। रेखा ने मुंह बनाया था। छोड़ो यह सब, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों अपना मन खराब करती हो? कुछ और बताओ, क्या हालचाल है? इतने दिनों बाद घर आई हो, इतने दिनों तक क्या किया, कहाँ घूमे फिरे? माँ, मैं अतिथि कक्ष में अपना सामान जमा लेती हूँ, बातें बाद में करेंगे। पहले कुछ खाने को दो। सामान बांधने और यहाँ आने के चक्कर में नाश्ता तक नहीं किया, बस एक कप चाय पी थी। रेखा की बात सुनकर सरिता पिघल उठी थी। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। करिश्मा, तुमने छोटी बहन को खाने तक को नहीं पूछा? सरिता आश्चर्यचकित स्वर में पूछी थी। जरूर खिलाती माताश्री, पर आपकी लाडली ने मुझसे कहा तक नहीं कि वह भूखी है। यह शुभ समाचार तो इसने आपके लिए रख छोड़ा था।
चल मैं अभी कुछ बना देती हूँ। सरिता द्रवित उठी थी। बेचारी सुबह से भूखी है। सरिता ने आनन फानन में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और रेखा की पसंद की सब्जी बना दी थी। पिता अजीत गुलाब जामुन ले आए थे। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ भोजन करने बैठा था। अच्छा हुआ रेखा तुम आ गई। न जाने कितने दिनों बाद आज हम ढंग का भोजन कर रहे हैं, नहीं तो सूखी दाल रोटी खाते खाते मन उब गया था। करिश्मा अपनी प्लेट में पूरी डालते हुए बोली थी। ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती करिश्मा। तुम क्या अब छोटी बच्ची हो जो खाने का मन हो स्वयं बनाकर खा सकती हो? करिश्मा की बात सुनकर सरिता तीखे स्वर में बोली थी। हाँ पता है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, पर माँ हर क्षण बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे से मैं अपने लिए खुद ही भोजन बना लूंगी। करिश्मा एकदम से भड़क उठी और अपनी प्लेट छोड़कर वह रोती हुई ऊपर कमरे में चली गई थी। तुम भी चुप नहीं रह सकती सरिता, रुला दिया ना बेचारी को। अजीत बाबू रूखे स्वर में बोले और बेटी को समझाने उसके कमरे में चले गए थे। अजीत बाबू के समझाने बुझाने से उस समय युद्ध विराम अवश्य हो गया, पर दोनों बहनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। सरिता को हर घड़ी यही चिंता सताती थी कि कहीं स्थिति विस्फोटक न हो जाए। माँ, दिनेश बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी है। रेखा बोली, परिवार का थोड़ा सहारा मिल जाता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। पर उसके पिता और भाई तो उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। लेकिन बेटी, उसे अपनी नौकरी को कुछ अधिक गंभीरता से लेना चाहिए था कि नहीं? सरिता ने अपनी बात स्पष्ट की थी। माँ, सच पूछो तो अपने पिता के भरोसे दिनेश नौकरी छोड़कर आया था, पर पिता की बेरुखी से बिल्कुल टूट गया है। वैसे भी उसका दोष क्या है माँ? यही ना कि उसने अपने पसंद से विवाह किया है। रेखा रो पड़ी थी। सरिता प्रस्तर मूर्ति बनी बैठी रही थी। काश वह भी ऐसा कर पाती, पर नहीं। चाहे कुछ हो जाए, वह अपने खून का तिरस्कार करने की सामर्थ्य नहीं रखती थी। कितनी पूंजी चाहिए दिनेश को? कम से कम 15-20 लाख रुपए माँ। एक बार उनका काम चल निकला तो वह आपकी पाई पाई चुका देगा। रेखा, मैं दिनेश से बात करना चाहती हूँ। उसके मुंह में तो लगता है जबान ही नहीं है। रेखा लपक कर दिनेश को बुला लाई थी। देखो बेटे, सरिता ने बात स्पष्ट की। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं तो तुम्हें केवल अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहती हूँ। हम ठहरे मध्यम वर्गीय लोग, हमारा काम अवश्य चलता रहता है, पर व्यापार के लिए बड़ी रकम जुटा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेते कर्जा एक घर ही है, कम से कम सिर पर छत होने का संतोष तो है, जहाँ हर परिस्थिति में शरण ली जा सकती है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। तुम दोनों थोड़ा अनुभव और पूंजी दोनों पास हो तो व्यापार करने में सरलता रहती है। तुम समझ रहे हो ना? दिनेश के चेहरे पर बेचैनी के भाव देखकर वह पूछ बैठी थी। दिनेश को क्षणों तक सुनने में ताकता चुप बैठा रह गया था। सरिता मन ही मन बदहवास उठी थी। दिनेश सामान्य तो है, ऐसा क्या है इसमें जिस पर रेखा रिझ गई थी? सरिता ने इसे भी नियति का खेल जानकर खुद को समझाना चाहा था। आखिर मौन रेखा नहीं तोड़ा था। माँ, हम आपसे सलाह नहीं, सहायता की उम्मीद लेकर आए थे। बेटी, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार हर सहायता करने को तैयार हूँ। उस दिन से रेखा ने उनसे बोलचाल भी अत्यंत सीमित कर दी थी। कभी सामने पड़ जाती तो सरिता ही बोल पड़ती, अन्यथा रेखा और दिनेश अपनी कक्ष में सिमटे रहते। ऐसे में सिलसिल जाने का प्रस्ताव उन्हें ताजी हवा के झोंकों की भांति लगता था। कुछ विशेष भत्तों के साथ उन्हें पदोन्नति देकर भेजा जा रहा था। साथ ही नई शाखा स्थापित करने का अपना ही रोमांच था। इसे उपापों में देर तक सोचती हुई कब वह निद्रा की आगोश में समा गई, उन्हें स्वयं भी पता नहीं चला था। अजीत ने जब बत्ती जलाई तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। सो रही थी क्या? सोना ही तो आराम से पलंग पर सो जाओ, मैं बत्ती बुझा देता हूँ। अजीत बाबू धीर गंभीर स्वर में बोले थे। थकान के कारण आंख लग गई थी, अभी सोने का मन नहीं है। वह उठी, घड़ी पर नजर डाली। अभी 9 ही बजे थे, पर ऐसी शांति थी मानो आधी रात हो। चूंकि टीवी बंद था इसलिए उन्हें अजीब सा लगा। क्या बात है अजीत, नाराज हो क्या? कुछ तो बोलो। बोलने को क्या बचा है सरिता? तुमने फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। मुझे तो सदा यही अपराध बोध सताता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर सच मानो मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था। अजीत बाबू का स्वर बेहद उदास था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुमने तो हर कदम पर मुझे मजबूत सहारा प्रदान किया है। केवल तुम्हारे बलबूते पर तो मैं बेधड़क कोई भी निर्णय ले लेती हूँ। तुम्हारा मेरे जीवन में जो महत्व है उसे पैसे से नहीं आंका जा सकता। सरिता का स्वर अनजाने ही भीग गया था। अजीत बाबू हंस दिए थे, एक उदास खोखली सी हंसी जो सरिता के दिल को छलनी करती चली गई थी। इस तरह मन क्यों छोटा करते हो? सरिता जी बोली, मैं अकेली नहीं जा रही, हम दोनों साथ जा रहे हैं। करिश्मा और रेखा स्वयं को संभालने योग्य हो गई है, लेकिन सरिता, करिश्मा का हाल तो तुम जानती हो। हम दोनों के सहारे के बिना कैसे जिएगी वह?
माँ हूँ मैं, फिर भी मन को समझा लिया है मैंने। शायद जो हमारी मौजूदगी से संभव नहीं हुआ वह हमारी गैर मौजूदगी में हो जाए। जब समस्या सिर पर खड़ी होती है तो हल ढूंढने के अलावा और कौन सा रास्ता शेष रह जाता है। सरिता ने समझाना चाहा था। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। और कुछ दिनों के उपापोह के बाद वह मान गए थे। सरिता ने अनेक तर्क देकर उन्हें साथ जाने के लिए मना लिया था। करिश्मा के व्यवहार में अब अजीब परिवर्तन देखा था सरिता ने। वह कुछ खिंची खिंची से रहने लगी थी और बहुत जरूरी होने पर ही उनसे बात करती। ज़्यादातर अपने कमरे में बैठी स्वयं में ही व्यस्त रहने लगी थी। एक दिन सरिता बेटी के कमरे में जा बैठी और बोली, क्या बात है करिश्मा, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो। माँ, आपके पास भी कहाँ समय है मेरे लिए। आप तो कामकाजी महिला है, मेरी जैसी निठल्ली थोड़ी है। फिर अब तो आप विदेश जा रही है। करिश्मा के स्वर का व्यंग उसे छिप नहीं सका था। भविष्य संवारने के लिए एक से दूसरे स्थान जाने का सिलसिला तो सालों से चल रहा है बेटी। वैसे मैं तुम लोगों का पूरा प्रबंध करके जा रही हूँ। तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यदि कभी अचानक कोई ज़रूरत आ पड़ी तो तुम्हारे मामा है ना जहाँ, वह कह भी रहे थे कि तुम दोनों बहनों का वह पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है माँ, करिश्मा ने निश्वास लेते हुए कहा। और बात आई गई हो गई थी। एक माह का समय कैसे बीत गया सरिता को भी पता नहीं चला। इस दौरान दफ्तर और घर दोनों की जगहों पर उनकी व्यस्तता बढ़ गई थी। जब जाने का समय आया तो सरिता रो पड़ी थी। अजीत बाबू का मन भी बोझिल हो उठा था, पर वह पत्नी को ढाढ़स बंधाते रहे थे। उधर माता पिता को विदा कर लौटी करिश्मा घर पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। जब बहुत देर तक उसका रोना बंद नहीं हुआ तो रेखा के संयम का बांध टूट गया। अब कब तक जो रोने पीटने का कार्यक्रम चलेगा दीदी, वह बेहाल स्वर में बोली थी। माँ पापा चले गए हैं, यह पता है मुझे। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि माँ ने एक बार भी मुझसे साथ चलने को नहीं कहा। करिश्मा सुबकते हुए बोली थी। लो और सुने, तुम्हारे कारण ही तो माँ पापा घर क्या देश भी छोड़कर चले गए। फिर तुम्हें साथ चलने को कहने का क्या औचित्य था। रेखा खिलखिलाकर हंसी थी। वे मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण गए हैं। जब देखो तब पैसा चाहिए। मैं पूछती हूँ कि जब पूंजी नहीं है तो व्यापार करना जरूरी है क्या। दिनेश नौकरी नहीं कर सकते। करिश्मा क्रोध में आ गई थी। दीदी मुझे कुछ भी कहो, पर दिनेश को बीच में नहीं लाओ तो अच्छा है। पूंजी के लिए माँ से मैंने कहा था, दिनेश ने नहीं। रेखा ने विरोध प्रकट किया था। सुनते ही करिश्मा भड़क उठी थी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि दिनेश को हस्तक्षेप करना पड़ा। यदि आप दोनों बहनों का झगड़ा शांत हो गया हो तो हम भोजन कर लें। मुझे जोर की भूख लगी है, मैंने मेज पर खाना लगा दिया है। दिनेश ने अनुनयपूर्ण स्वर में पूछा था। उसके नाटकीय अंदाज को देखकर रेखा शांत हो गई और करिश्मा रूठकर अपने कमरे में चली गई थी। दीदी को भी बुला लो, नहीं तो वह भूखी सो जाएगी। दिनेश बोला था, मैं ना कभी रूठती हूँ और ना रूठे हुए को कभी मनाती हूँ। रेखा ने उत्तर दिया था, ठीक है तो मैं ही बुला लाता हूँ उन्हें। दिनेश उठ खड़ा हुआ था। अरे वाह, आज दीदी के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है। रेखा समझ से काम लो, मम्मी पापा अब नहीं है यहाँ जो तुम्हारी दीदी को मनाकर खिला पिला देंगे। तुम दोनों एक दूसरे की चिंता नहीं करोगी तो कौन करेगा। दिनेश ने समझाना चाहा था। बड़ी वह है, मैं नहीं जो बात बात पर रूठना उन्हें शोभा देता है क्या। मैं नहीं जाने वाली उन्हें मनाने। रेखा ने दो टूक उत्तर दे दिया था। दिनेश करिश्मा को बुलाने चला गया था। वह दिनेश के साथ आई तो तीनों भोजन करने बैठे, पर दोनों बहनें बातचीत करना तो दूर एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतरा रही थी। करिश्मा ने चुपचाप भोजन किया और फिर अपने कमरे में जा बैठी थी। देखा तुमने, ऐसा कितने दिन चलेगा। आई खाना खाने और फिर अपने कमरे में जा बैठी। हम दोनों क्या उनके सेवक हैं जो सारा काम करते रहे। वह तुम्हारी बड़ी बहन है रेखा। लोग तो अनजान लोगों की भी सेवा कर देते हैं। मन शांत रखोगी तो स्वयं भी चैन से रहोगी और दूसरे भी आनंदित रहेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ रिक्त स्थानों के विज्ञापन देखे थे, उन्हें भेजने के लिए प्रार्थना पत्र टाइप करने हैं। वह उठ खड़ी हुई थी। रेखा, तुम अपनी पुरानी कंपनी में पूरा प्रयत्न क्यों नहीं करती, शायद बात बन जाए। दिनेश ने सलाह दी थी। क्या कह रहे हो। जब मैंने अचानक नौकरी छोड़ी थी तो हमारे प्रबंध निदेशक आग बबूला हो गए थे। विवाह के लिए 2 माह का वेतन अग्रिम लिया था, उसे चुकाए बिना ही मैं छोड़ आई थी। अब क्या मुंह लेकर वहां जाऊंगी। रेखा रोआन से उठी थी। तुमने ऐसा किया ही क्यों। तुम्हारे नए नियोक्ता अवश्य उनसे पूछताछ करेंगे, इसलिए तो मैं कंपनी का नाम तक नहीं ले रही। ऐसा करने से कर्मचारी की साख को बट्टा लगता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता था फिर से नौकरी करनी पड़ेगी। रेखा बोली, विवाह से पहले कितने सपने देखे थे, सब मिट्टी में मिल गए।
जो मन छोटा नहीं करते। मैं नौकरी और व्यापार दोनों के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। कुछ मित्रों से बात की है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, दिनेश ने आश्वासन दिया था। अगले दिन रेखा और दिनेश सोकर उठे तो करिश्मा चाय बना रही थी। आशा के विपरीत वह ट्रे में 3 प्याली चाय लेकर आई और दिनेश और रेखा को उनकी चाय थमाकर अपनी चाय पीने लगी। धन्यवाद दीदी, चाय बहुत अच्छी बनी है, दिनेश आखिरी घूंट लेते हुए बोला था। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए। रात्रि के भोजन के लिए तुम नहीं बुलाते तो शायद मैं भूखी सो जाती। इस घर में तो मेरे खाने न खाने से किसी को अंतर ही नहीं पड़ता, करिश्मा भरे गले से बोली थी। रेखा ने चौंक कर करिश्मा को देखा था। आप क्यों चिंता करती हैं दीदी, हम हैं ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिनेश ने ढाढ़स बंधाया था। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। रेखा ने अनेक प्रयत्न किए पर कहीं सफलता नहीं मिली। आखिर उसने अपनी पुरानी कंपनी में जाने का निर्णय लिया। नमस्ते सर, रेखा ने प्रबंध निर्देशक राजीव के कमरे में घुसते अभिवादन किया था। ओह रेखा, कहो कैसी हो? तुम विवाह करते ही ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सिंग। तुम तो जब भी भूल गई कि तुमने कंपनी से 2 माह का अग्रिम वेतन लिया हुआ था। यह मैं कैसे भूल सकती हूँ सर? सच पूछिए तो कुछ व्यक्तिगत समस्याओं में ऐसे उलझ गई कि आ ही नहीं सकी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओह, तो तुम काम करने आई हो, पर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेरे ऊपर भी कुछ अफसर है और उनसे आज्ञा लिए बिना तुम्हें फिर काम पर रखना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन सर, यदि आपने मुझे काम पर नहीं रखा तो 2 माह का वेतन चुकाने के सामर्थ्य मुझ में कहाँ है? ठीक है, तुम अपना प्रार्थना पर छोड़ आओ, कोई निर्णय लेते ही सूचित करेंगे, राजीव साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था। थकी हारी रेखा घर पहुंची तो वह चौंक गई। घर में तीव्र स्वर लहरियां गूंज रही थी। अंदर पहुंची तो पाया कि करिश्मा दीदी एक लोकप्रिय गीत की धुन पर थिरक रही थी। कुछ देर तो रेखा ठगी से उन्हें देखती रह गई थी। दीदी, तुम तो छिपी रुस्तम निकली, इतना अच्छा नृत्य करती हो तुम, और मुझे पता तक नहीं, वह बोली थी। जब मन प्रसन्न होता है तो पाँव स्वयं ही थिरक उठते हैं, करिश्मा भाव विभर स्वर में बोली थी और फिर एक पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया था। ओह दीदी, एंजल कॉन्वेंट स्कूल की ओर से भेजा गया यह तो तुम्हारे लिए नियुक्ति पत्र है। वही तो, यह मेरा पहला नियुक्ति पत्र है। शायद मुझ अभागी का भाग्य भी करवट ले रहा है। ऐसा नहीं कहते दीदी, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम अवश्य अपनी योग्यता के झंडे गाड़ोगी। रेखा, मुझे कल से काम पर जाना है, पर तुम चिंता मत करना, मैं सारा काम कर लूँगी। करिश्मा ने रेखा का मुंह मीठा करवाया था। रेखा, कहाँ हो? देखो तो, बड़ा ही सुखद समाचार है। कुछ ही देर में दिनेश ने प्रवेश किया था। कहो ना, क्या बात है? मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली है। बैंक ने कर्ज देने की बात भी मान ली है। मेरे एक हिस्सेदार के पिता बैंक में कार्यरत है, उन्होंने हमारी बड़ी सहायता की। अब तुम्हें कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। सरिता और अजीत बाबू को फ़ोन पर जब करिश्मा और दिनेश ने अपनी सफलता की बात बताई तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। सरिता तो अपनी बेटी को याद कर सिसक उठी थी। मन हो रहा है कि मैं उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और दोनों बेटियों को गले से लगा लूं। सरिता बोली थी, मैं तो अगले सप्ताह ही उड़कर अपने बेटियों के पास जा रहा हूँ, कई अधूरे काम पूरे करने हैं। वह बोले थे, मैं भी छुट्टी लेकर चलती हूँ, करिश्मा और रेखा से मिलने को बड़ा मन हो रहा है। सरिता ने कहा तो अजीत बाबू प्रसन्नता से झूम उठे थे। मैंने कई जगह करिश्मा के विवाह की बात चलाई है, 2-3 जगह से कुछ आशा बंधी है। इस बार भारत जाकर करिश्मा का विवाह करके ही लौटेंगे। सरिता पुलकित स्वर में बोली, और करिश्मा के लिए आए विवाह प्रस्तावों की पति पत्नी मिलकर कंप्यूटर पर विवेचना करने लगे थे। क्यों न यह विवरण और फोटो करिश्मा को भेज दे, उसकी राय भी तो जान ले। अजीत बाबू बोले, नहीं, यह सुखद समाचार तो वहां पहुंचकर हम स्वयं सुनाएंगे। करिश्मा के चेहरे पर आने वाले भाव में स्वयं देखना चाहती हूँ। सरिता मुस्कुरा दी थी, उस प्रकाश स्तंभ की भांति जो स्वयं निश्चल खड़ा रहकर भी दूर दूर तक लोगों को राह दिखाता है।